हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ग्लोबल कॉमर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम सीएस एग्जीक्यूटिव टैक्स लॉस का फेमा चैप्टर 1 डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज के इस लॉन्ग लेक्चर में हम टॉपिक 11 से टॉपिक 20 कवर करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 11, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। फीमा के अंडर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का कंसेप्ट रेजिडेंसी पर बेस्ड होता है, न कि सिटीजनशिप पर। अगर कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो यूज पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाता है। जनरली जो पर्सन इंडिया में 182 दिन से कम रहता है या जो इंडिया से बाहर जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन या परमानेंट स्टे के इंटेंशन से गया हुआ है, यूज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाता है। इसमें फॉरेन सिटीजन्स के साथ साथ इंडियन सिटीजन्स भी आ सकते हैं। यहाँ पर इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई इंडियन सिटीजन फॉरेन कंट्री में जॉब करने के पर्पस से गया है तो वो फीमा के अंडर रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा, चाहे उसके पास इंडियन पासपोर्ट ही क्यों ना हो। फीमा में रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट रूल्स सब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए अलग अलग होते हैं। टॉपिक 11 कंप्लीट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक 12। प्रोहिबिशन ऑन डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। फीमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, प्रोहिबिशन ऑन डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन बिना ऑथराइजेशन के फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता। फीमा प्रोहिबिट करता है फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट या रिसीप्ट, फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांसफर, फॉरेन सिक्योरिटीज का डीलिंग अगर ये सब आरबीआई या ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू नहीं किया गया हो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग को रोकना, हवाला ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करना, ब्लैक मनी मूवमेंट प्रिवेंट करना। सिर्फ वही एंटिटीज फॉरेन एक्सचेंज डील कर सकती हैं जो आरबीआई से ऑथराइज्ड हो, जैसे बैंक्स और मनी चेंजर्स। अगर कोई इंडिविजुअल या बिजनेस बिना परमिशन के फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करता है तो वो फीमा का वायोलेशन होता है और पेनल्टी लग सकती है। टॉपिक 12 कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक 13। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस एंड नैम्प। कंट्रोल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस फीमा के अंडर जनरली फ्रीली परमिटेड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। फीमा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो कुछ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिट करे, कुछ ट्रांजैक्शंस रिस्ट्रिक्ट करे, कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए प्रायर अप्रूवल रिक्वायर करे। ये रिस्ट्रिक्शंस मेनली लगाई जाती हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स प्रोटेक्ट करने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 1. प्रोहिबिटेड, 2. रिस्ट्रिक्टेड, 3. फ्रीली परमिटेड। आरबीआई और ऑथराइज्ड पर्सन्स इंश्योर करते हैं कि हर ट्रांजैक्शन का पर्पस जेन्युइन हो और फीमा के रूल्स फॉलो हो रहे हो। टॉपिक 13 कंप्लीट। टॉपिक 14 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि टॉपिक 14 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस रेगुलेशन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ऐसा ट्रांजैक्शन जो एसेट्स या लाइबिलिटीज को चेंज करता है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जब फॉरेन एक्सचेंज का यूज इन्वेस्टमेंट या ओनरशिप के लिए होता है तो यूज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन लोन लेना या देना, फॉरेन कंट्री में प्रॉपर्टी खरीदना, शेयर्स या सिक्योरिटीज इश्यू करना नॉन रेजिडेंट को। ये ट्रांजैक्शंस इकोनॉमी पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालते हैं। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट गलत तरीके से हो जाए तो कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसी वजह से फीमा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को फ्रीली अलाउड नहीं करता। फीमा के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस अलाउड होंगे। आरबीआई उन ट्रांजैक्शंस के लिए लिमिट्स, कंडीशंस और प्रोसीजर बताता है। अगर कोई पर्सन बिना आरबीआई या गवर्नमेंट की परमिशन के कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करता है तो वो फीमा वायोलेशन माना जाता है। टॉपिक 14 कंप्लीट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 15 एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड, हाउस, बिल्डिंग, फ्लैट एक्सेट्रा। जब इस टाइप की प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच होता है तो फीमा अप्लाई होता है। फीमा के रूल्स के अकॉर्डिंग नॉन रेजिडेंट इंडिया में प्रॉपर्टी तभी खरीद सकता है जब फीमा रेगुलेशंस अलाउ करें। रेजिडेंट इंडिया का सिटीजन फॉरेन कंट्री में प्रॉपर्टी तभी खरीद सकता है जब आरबीआई रूल्स परमिट करें। इस टॉपिक का मेन रीजन है
ब्लैक मनी को कंट्रोल करना, इलीगल फॉरेन इन्वेस्टमेंट रोकना, कैपिटल फ्लाइट प्रिवेंट करना। अगर बिना परमिशन का प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन होता है तो वो फीमा का कॉन्ट्रावेंशन माना जाता है और पेनल्टी लग सकती है। टॉपिक 15 कंप्लीट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक 16 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच, ऑफिस और एजेंसी आउटसाइड इंडिया। जब कोई इंडियन कंपनी या इंडिविजुअल फॉरेन कंट्री में ब्रांच, ऑफिस या एजेंसी ओपन करता है तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज का यूज होता है। इसलिए फीमा इस एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। फीमा कहता है कि इंडियन एंटिटीज को फॉरेन कंट्री में बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए आरबीआई गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं। कई केसेस में आरबीआई अप्रूवल भी चाहिए होती है। इसका मैं पर्पस से है फॉरेन एक्सचेंज का मिसयूज ना हो, ओवरसीज बिजनेस एक्सपेंशन कंट्रोल्ड रहे। अगर कोई कंपनी बिना आरबीआई रूल्स फॉलो किए फॉरेन ब्रांच ओपन करती है तो वो फीमा वायोलेशन होता है। टॉपिक 16 कंप्लीट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक 17 होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। फीमा के अंडर ये टॉपिक बताता है कि कौन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और फॉरेन इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है और किस लिमिट तक। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसी या फॉरेन एसेट्स। फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब है फॉरेन शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। फॉरेन इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है फॉरेन कंट्री में लैंड, हाउस या बिल्डिंग। फीमा कहता है कि कोई भी पर्सन बिना रूल्स फॉलो किए इन चीजों को होल्ड नहीं कर सकता। रूल्स अलग होते हैं पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के लिए, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, अगर कोई इंडियन रेजिडेंट फॉरेन ट्रैवल से डॉलर लाता है तो वो सिर्फ अलाउड लिमिट तक ही रख सकता है। अगर लिमिट से ज्यादा रखना है तो आरबीआई रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसी तरह फॉरेन शेयर्स खरीदने के लिए आरबीआई गाइडलाइंस होती हैं। फॉरेन कंट्री में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी फीमा रूल्स अप्लाई होते हैं। इस टॉपिक का मैं पर्पस से है फॉरेन एसेट्स पर कंट्रोल रखना, इलीगल होल्डिंग को रोकना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। अगर कोई पर्सन बिना परमिशन के फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन एसेट्स होल्ड करता है तो वो फीमा का कॉन्ट्रावेंशन माना जाता है और पेनल्टी लग सकती है। टॉपिक 17 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक 18 एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब होता है जब इंडिया में रहकर कोई सर्विस फॉरेन कंट्री के क्लाइंट को प्रोवाइड की जाती है। ये सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट जैसा नहीं होता बल्कि सर्विसेज भी एक्सपोर्ट हो सकती हैं। एग्जाम्पल्स आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ऑनलाइन कोचिंग, टीचिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। फीमा के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज। जब सर्विस फॉरेन क्लाइंट को दी जाती है तो उसके बदले जो पेमेंट मिलती है वो फॉरेन एक्सचेंज में होती है। फीमा कहता है सर्विसेज एक्सपोर्ट से जो फॉरेन एक्सचेंज मिले उससे प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर इंडिया में लाना कंपलसरी है। इस रूल का रीजन है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ाना, इलीगल रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी को रोकना। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के रूल्स ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जैसे ही होते हैं। अगर सर्विस प्रोवाइडर फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में नहीं लाता तो ये फीमा वायोलेशन माना जाता है। टॉपिक 18 कंप्लीट। अब हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक 19 रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये टॉपिक फीमा का बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम फेवरेट टॉपिक है। सबसे पहले टर्म्स समझो। रियलाइजेशन का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज को रिसीव करना। रिपेट्रिएशन का मतलब होता है उस फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में लाना। मतलब सिर्फ पेमेंट रिसीव कर लेना काफ़ी नहीं है, उस पेमेंट को इंडिया में लाना भी ज़रूरी है। फीमा कहता है कि एक्सपोर्टर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को फॉरेन एक्सचेंज को प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर इंडिया में रियलाइज और रिपेट्रिएट करना कंपलसरी है। अगर फॉरेन बायर ने पेमेंट भेज दी लेकिन एक्सपोर्टर ने उसे इंडिया में नहीं लाया तो फीमा का वायोलेशन माना जाता है। हाँ, अगर कोई जेन्युइन रीजन हो, जैसे फॉरेन क्लाइंट डिले कर रहा हो, लीगल डिस्प्यूट चल रहा हो, तो आरबीआई टाइम एक्सटेंशन दे सकता है, रिलैक्सेशन अलाउ कर सकता है, लेकिन बिना रीजन डिले करना अलाउड नहीं है। टॉपिक 19 कंप्लीट। अब हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक 20 कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है फीमा के प्रोविजंस, रूल्स या रेगुलेशंस का वायोलेशन। फीमा एक सिविल लॉ है। इसका मतलब
इसमें क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता, जेल नहीं होती, सिर्फ मॉनिटरी पेनल्टी लगती है। पेनल्टी का अमाउंट डिपेंड करता है कितना फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व्ड है, वायोलेशन कितनी बार हुआ है। अगर वायोलेशन रिपीट होता है तो एडिशनल पेनल्टी लग सकती है, डेली बेसिस पर फाइन भी लग सकता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी फीमा वायोलेशंस को इन्वेस्टिगेट करती है। उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है कि पेनल्टी कितनी होगी। इस टॉपिक का एम है कंप्लायंस इंश्योर करना, लोगों को रूल्स फॉलो करने के लिए मोटिवेट करना। तो दोस्तों, यहीं पर चैप्टर 1 के टॉपिक 11 से टॉपिक 20 कंप्लीट होते हैं। टॉपिक 21 से टॉपिक 30 का डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल द ग्लोबल कॉमर्स एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें।